हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज की स्टोरी का नाम है फ्रेंच किस। कहानी का मजा लें। मेरा नाम बिंदु है। मैं 19 साल की हूँ। मैं बचपन से ही मेरी जो मम्मी थी वो उनकी मैं जब छोटी थी डेथ हो गई। पापा की फ्रूट की दुकान है और एक चिकन कबाब की दुकान है जिसमें बना बनाया कबाब मिलता है। तो ये जो दुकानें हैं ना, ये हमारे घर के नीचे ही हैं और हमारा घर ऊपर है। तो खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम मेरे को है तो मेरी बड़ी बहन भी है एक, ना मुझको होती ना उसको होती है। तो मेरी जो बड़ी बहन है उसकी भी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी भी। अब उसकी शादी की बात चल रही है। तो वैसे रिलीजन से हम लोग हिंदू हैं, धर्म से हम लोग हिंदू हैं। और हमारे जो साथ वाले नेबर हैं, साथ के पड़ोसी जो हैं हमारे, वो मुस्लिम हैं। और जो उनके अंकल आंटी वो बहुत ही अच्छे मिजाज के हैं, हमारे साथ तो बहुत ही अच्छे हैं। और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है शाहीन। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बचपन से मैं उसके साथ ही पढ़ी हूँ, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। उनका एक बेटा है, उसका नाम सलीम है। सलीम से मैं बचपन से ही प्यार करती हूँ। 8th क्लास में थी जब हमारा अफेयर शुरू हुआ। अभी भी मैं उसी के साथ हूँ। तो पढ़ाई तो मेरी, मैंने आपको बताया, कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मेरी बड़ी बहन की शादी की बात चल रही है। तो हम लोग हमारा जो छत है ना, सबसे ऊपर का एरिया बेहद खूबसूरत है। वहाँ पर बैठने उठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह हम दोनों बहनों ने ही बनाई हुई है। तो जो सलीम है उनका भी छत का बहुत ही अच्छा उन्होंने रखा है। हमारी छतें ऐसी हैं कि छत टाप के हम एक दूसरे के छत पे चले जाते हैं। बचपन से ही हमारा बहुत प्यार है। तो जब भी शाम होती है तो हम लोग चाय के साथ कबाब लेके मैं ऊपर छत पे ज़रूर जाती हूँ। वहाँ पर मेरी जो फ्रेंड है, सहेली शाहीन है और सलीम है, हम सब मिलके कबाब खाते हैं। मेरी बहन भी होती है वहाँ पर। तो बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी वो चाय बना लेते हैं, कभी कभी हम बना लेते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से रहते हैं। एक दिन मैं छत पे बातें कर रही थी सलीम के साथ में। सलीम ने मुझे बोला कि मुझे फ्रेंच किस चाहिए। मैंने कहा फ्रेंच किस, वो क्या होता है? कहता जब दूंगा तभी पता चलेगी। मैंने कहा नहीं, इसके पीछे किस लगता है, ज़रूर इसमें कोई बात है। कहता बात है तभी तो मैं मांग रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो बस उसके बाद में मैंने ना करती गई। तो इतने में मेरी बहन भी आ गई और शाहीन भी आ गई। तो मेरे मुझको सब पूछने लगे, बिंदु क्या बातें चल रही थी तुम्हारे बीच में? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा सलीम तो ऐसे ही कुछ कह रहा था। कहती क्या कह रहा था? मैंने कहा मुझे याद नहीं है। थोड़ी देर के बाद में मैंने बोला अपनी दीदी को, मैंने कहा दीदी फ्रेंच किस क्या होता है? शाहीन कहती क्यों, क्या हुआ? सलीम ने मांगी। मेरे तो रंग उड़ गए। मैंने कहा इनको कैसे, मैंने दिल में सोचा इनको कैसे पता चला, मैंने तो बताया भी नहीं है। फिर हाँ कहती, मेरी जो बहन थी वो कहती हाँ दोनों यही बातें कर रहे होंगे तभी तो ये पूछ रही है। मैं फिर चुप हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा। मैंने कहा किसका कोई दूसरा चीज़ है ये? पर वो हंसते ही रहे, बहुत मेरा मजाक उड़ाया। मैं फिर नीचे चली गई। मैंने नीचे जाके पापा से मैंने थोड़े से कबाब लिए, मैं छत पे आके खाने लग गई। फिर सब मेरे साथ प्लेट में शेयर करने लग गए। फिर उसके बाद में थोड़े दिनों बाद ही मेरी बड़ी बहन की शादी थी। तो बस मेरी बड़ी अच्छी मेरी और मेरी बहन की बहुत बनती थी। हम दोनों बचपन से बहुत प्यार करते थे। मेहंदी हुई, मैंने शाहीन को भी बुलाया, सलीम भी आया हुआ था वहाँ पर। तो मेरे लिए तो जैसे ना ये इतनी बड़ी जो शादी हो रही थी, मेरे लिए तो दुख का ही टाइम था, क्योंकि मेरी बहन जा रही थी। मैं किसके साथ रहती घर में? पापा तो सारा टाइम शॉप में रहते थे। बस मेहंदी हुई, लेडी संगीत वगैरह, हल्दी, सब कुछ हुआ जैसे कल्चर हमारा है, इंडियन कल्चर। तो उसके बाद में दीदी की विदाई हुई तो दीदी चली गई, मेरे से गले मिल के बड़ा रो के गई। कहती तेरी बहुत याद आएगी बिंदु। मैंने हाँ बोला, चली गई। अब मैं
उसके जाने के बाद में घर का बहुत काम था, मैं काम में बिज़ी हो गई। तो आ जाती थी शाहीन मेरे पास आके, थोड़ा कर देती थी मेरे साथ ही काम। अब सारा मेरे सर पर ही पड़ गया था घर का काम, पर मैं करती भी थी, ऐसी बात नहीं है। तो अब जो पापा थे, मतलब दीदी थी चली गई थी, तो पापा ऊपर छत पे आ जाते थे। पापा ने एक दिन मेरे को सलीम के साथ में बात करते देख लिया। तो हम दोनों हाथ पकड़ के बात कर रहे थे, पापा को पता चल गया। उसके बाद में कहते इन लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग मुसलमान हैं। मुझे तो खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन सलीम को आंखें दिखाई, सलीम एकदम नीचे चला गया। और फिर उसके बाद में मैं पापा के सामने बात नहीं करती थी सलीम के साथ, लेकिन मैं चोरी चोरी चुपचाप ऊपर आ जाती थी। जब पापा दुकान में बहुत बिज़ी होते थे ना, तब मैं चुपचाप ऊपर आके सलीम से बातें करती थी। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा था। पापा बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर दिन भी बीत रहे थे, पर मेरे पापा ने मेरे लिए कोई लड़का नहीं देखा, ना ही कभी मेरी शादी के लिए उन्होंने बात करी। मैं 28 साल की हो गई थी। तो इस बीच में जो मेरी फ्रेंड थी शाहीन, उसकी भी शादी हो गई। उसकी शादी पे उसकी जो मम्मी थी स्पेशल बुलाने आई थी घर में मेरे को। हालांकि पापा ने मतलब बात करनी बंद की हुई थी, लेकिन मिठाई लेके आई, कहती कि बिंदु तू शाहीन की शादी में ज़रूर आना। मेरे को अब ये भी था, मैंने कहा अब शाहीन भी जा रही है। देखते देखते उसकी शादी आई, मैं तो पहुंच गई। एक मैंने बड़ा प्यारा सा, मैंने पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, मैंने शाहीन के लिए एक शादी का सूट लिया, उसको पैक किया और मैं चली गई उसको देने के लिए। और मैं फिर वही सभी रस्में जो होती हैं जैसे इंडियन कल्चर में है, पहले जो मेहंदी लगती है, तो उसके बाद में उसकी विदाई हो गई, क्योंकि हिंदू नहीं थे ना, ये मुसलमान थे। तो उसके बाद में वो चली गई। उसका जाने का तो मुझे इतना दुख हुआ ना, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब मैं चुप हो गई ज़िंदगी से, क्योंकि मेरे पापा मेरी शादी की बात ही नहीं चला रहे थे कहीं पर भी। तो कहीं पर क्या, मैं सलीम से ही शादी करना चाहती थी। सलीम मुझे बहुत प्यार करता था। और उसके बाद में जब मुझे मिलता तो कहता अब तो कोई भी नहीं है, ना ऊपर है, ना तुम्हारे उधर है, ना मेरे इधर है। कहता अब तो दे दो मुझको फ्रेंच किस। मैंने कहा ऐसे तंग मत करा करो, बस बातें करो मेरे से। कहता यार बातें करने में क्या है, देख कितना टाइम निकल गया, अब तक हमारी शादी भी नहीं हुई। अब तो मुझे, मैं उसको क्या बताती कि मेरा तो बाप मेरी शादी की बात कहीं चलाता ही नहीं है। तो फिर भी मैं चुप ही रही। फिर टाइम निकलता गया ऐसे ही। तो पापा तो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, पापा ने कभी शादी की मेरे बात ही नहीं करी। तो मेरी बड़ी बहन एक दिन घर में आई, जैसे शादी के बाद आते हैं ना थोड़े दिनों तक के लिए, तो मतलब हमेशा के लिए तो नहीं आती वो, थोड़े दिनों के लिए ही आती थी। वो आई तो उसने मेरी बात करी, पापा को बोला कि अब बिंदु की भी शादी करा दो, कितनी बड़ी हो गई है। कहती मैं लड़का देखूं, कहीं से मैं देख ही लूँगी, चाहे हमारी जात का ना हो। तो पापा को एकदम पता चल गया सलीम के बारे में बात कर रही है। पापा कहते देखो मेरी कोई बेटी तो है, बेटा तो है नहीं है जो तुम दोनों के जाने के बाद में घर संभालेगा और मेरी दुकानें संभालेगा। माँ तो तुम्हारी पहले ही चली गई, उसकी डेथ पहले ही हो गई। तो कहते ये मतलब बिंदु ही है जो ये दुकानें संभालेगी और ये घर संभालेगी। तो मेरी बहन कहती कि बिंदु की शादी इसका मतलब नहीं करनी। पापा चुप हो गए, पापा ने हाँ कुछ बोला ही नहीं। पर पापा ने ये ज़रूर बोला था, कहते हम लोग हिंदू लोग हैं और वो मुसलमान लोग हैं। मैं फिर मैं चुप हो गई। फिर भी मैं जब भी मतलब मैंने ये सलीम से बात ये सब करनी छोड़ दी थी कि पापा बात ही नहीं कहीं करते मेरी शादी की, ना तुम्हारे से कर रहे हैं। सलीम जो था वो खुद ही मैरिज नहीं अपनी कर रहा था, उसने कहा कि मैं तेरे साथ ही शादी करूँगा। तो बस हम ऐसे ही दुख सुख करते रहते थे ऊपर जाके। तो कभी कभी मैं कबाब लेके सीधा ऊपर चली जाती थी चाय लेके, फिर हम दोनों बैठ के चाय पीते थे। तो मैं उसकी मम्मी को ज़रूर बुला लेती थी, कहीं पापा आ गए ना तो पापा ये बोले कि हाँ आंटी के साथ बैठी, ये ना बोलें, क्योंकि अब घर में तो कोई था नहीं कि कुछ बोल दे कि हाँ सलीम के साथ पता नहीं क्या बातें करती। तो इस बात से मैं थोड़ा डरती थी। तो मैं ज़रूर उसकी मम्मी को जितना हो सके मैं रखती थी, लेकिन उसकी मम्मी फिर भी चली जाती थी बीच में से उठ के। ऐसे ही मेरी उम्र हो गई, 30 साल की हो गई और अभी तक मेरे लिए किसी को देखा ही नहीं किसी ने। तो अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी कि हाँ सब लोगों की शादियाँ होगी। देखो सलीम की बहन की भी हो गई और मेरी दीदी की भी हो गई, आसपास में सब लोगों की शादियाँ हो गई। ये यहाँ पर मेरे पापा को मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है, सोचते ही नहीं मेरे बारे में कुछ। तो फिर एक दिन मेरे पापा मार्केट गए हुए थे सामान लेने के लिए, तो फ़ोन आया, पता चला कि पापा के मतलब एक्सीडेंट हो गया है।
तो मैं तो भागी भागी पर्स लिया, मैंने अपने घर को ताला लगाया, मैं दुकानों का देखा ही नहीं। दुकान में तो हमारे कारीगर काम करते थे ना। मैं सीधा जहाँ पर हॉस्पिटल में बताया था मैं उसी हॉस्पिटल में पहुँच गई। तो पापा बेड पे लेटे हुए थे। पता चला पापा के जो पैर का एक्सीडेंट हो मतलब पापा का एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो डैडी की लेग है ना वो पूरी फ्रैक्चर हो गई घुटने से, तो राइट वाली हुई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर पापा की सेवा वगैरह करी मैंने। तो अब तो डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ था ना, मल्टी फ्रैक्चर हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था 6 महीने इनको कम से कम बिस्तर पे लगेंगे। 6 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जब पूरे ठीक होंगे तभी फ्रैक्चर खुलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो पापा को सताने लग गई, अपनी दुकानों की फ़िक्र हो गई कि हाँ भाई अब दुकान पे कौन बैठेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने खुद ही कहा ना कि दुकान तो किसी ना किसी को तो संभालना है, तो आप फ़िक्र ना करें, दुकान पे मैं बैठूंगी। अब दुकानें जो थी हमारे घर के नीचे ही थी, तो दोनों दुकानें पास पास थी, फ्रूट की भी पास थी, कबाब की भी पास थी। तो मैंने सोचा चलो मैं फ्रूट की दुकान में पहले बैठती हूँ। मैं फ्रूट की दुकान में बैठ गई। अभी हमारे एरिया के जितने मवाली लड़के थे ना वो सारे फ्रूट की दुकान के सामने आके खड़े हो गए, कमेंट पे कमेंट करते गए। मैं ये सब देख रही थी, पापा भी ऊपर से सुन रहे थे ये सब कुछ। पापा कुछ बोल नहीं सकते थे नीचे आके कुछ उनको, क्योंकि पापा तो खुद ही बिस्तर पे थे। थोड़ी देर तक मैं सुनती रही, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा। मैंने कहा हमारे मोहल्ले के लड़के हैं और किस तरीके से बातें कर रहे हैं देखो। तो उनमें से एक क्या बोलता है, कहता देखो कीनू कितने बड़े बड़े हैं, ऐसी गंदी गंदी बेहुदा बातें कर रहे थे। मुझे बड़ा ही बुरा लगा। फिर बीच में सलीम आ गया। सलीम सुन ही रहा था, उनकी घर तक भी आवाज़ जा ही रही थी। फिर उसने आके उन लड़कों से झगड़ा करा। पहले तो बातें करते गई, हाँ भाई तूने ऐसे बोला कैसे, तुम्हें पता नहीं मोहल्ले की लड़की है। कहता तेरे को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्या लगता है तू इसका। कहता मैं जो लगता सो लगता हूँ, तुम बताओ तुम किस हक से बोल रहे हो। बस इसी बात पे हाथापाई पे बात आ गई, बड़ा एक दूसरे को इन लोगों ने मारा। फिर सलीम के मम्मी डैडी आए, फिर उन लड़कों के भी मम्मी डैडी आए। कहते एक ही मोहल्ले के होके तुम लोग ऐसे लड़ाइयाँ कर रहे हो आपस में। फिर उनको दोनों को मतलब अलग करवाया। फिर सलीम ऊपर चला गया। कहता यार तुम क्यों बैठती हो दुकान पे, मुझे भी कितना बोल के गया, मेरे पापा सब सुन रहे थे। मुझे बड़ा ही बुरा लगा। तो अब मैं रोज़ सोचती थी अब दुकान पे बैठूं, तो कब बैठूं मैं दुकान पे। मेरा मन भी नहीं करता था दुकान पे बैठने का। सलीम की मम्मी जो थी वो घर आ जाती थी हमारे, तो वो सीधा ही आके रोटी लेके आई थी पापा के लिए। तो मैंगो शेक लेके आई थी, आके पापा को दिया, उसने रोटी वगैरह सारी निकाली, पापा बैठ गए। तो खिलाते खिलाते बोलती है, कहती देखो लड़की का अच्छा नहीं है दुकान पे बैठना। पापा कहते हाँ मैं समझता हूँ इस बात को। तो कहते आप देख लो, किसी को नौकर को रख लो या कैसे भी किसी को बुला लो। तो पापा ने बोला उनको, कहते कि मैं सलीम से बात करना चाहता हूँ। मैं बड़ी खुश हो गई, मेरे को लगा कि हाँ पापा शायद अब बात कर लें सलीम से। तो मैंने कहा पापा मैं बुला के लेके आऊँ। कहते हाँ जाके बुला के लेके आ। आंटी खाना खिलाने लग गई तो मैं चली गई सलीम को बुलाने के लिए। मैंने कहा सलीम तुझको पापा बुला रहे हैं जल्दी आ। वो भी खुश हो गया, मुझे आँख मार के कहता फ्रेंच किस। मैंने कहा पागल है तू। तो मैं फिर हम लोग सीधा पापा के पास आए। पापा ने उससे क्या बात की, और पापा ने कहा कि सलीम देखो जब तक मेरी पैर ठीक नहीं होता ना, तो मैं तनख्वाह देता हूँ, मतलब तुम तनख्वाह पे पेमेंट मैं दूंगा, हर महीने दूंगा, तुम दोनों दुकान संभालो। अब सलीम का जो चेहरा था ना खिला हुआ, वो मुरझा गया। कहता आप ऐसा बोलो कि हाँ अभी सलीम बैठ जाया कर तू दुकान पे। अंकल कहता मैं वैसे ही बैठ जाऊँगा, आप पेमेंट की क्यों बीच में बात कर रहे हो। कहते नहीं नहीं नहीं, पेमेंट तो चाहिए, देनी ही, मैं दूंगा ही दूंगा। वो कहता नहीं मैं पेमेंट नहीं लूँगा। बड़ी हुई बात। तो आंटी कहती है, फिर आंटी बीच में आ गई। आंटी सलीम की मम्मी कहती है कि आप पेमेंट छोड़ो, पहले सलीम को बैठने तो दो दुकान पे। अंकल कहते चलो ऐसे ही ठीक, मतलब मेरे पापा कहते चलो ऐसे ही ठीक है। बस फिर उसके बाद में सलीम ने बैठना शुरू कर दिया दुकान पे हमारी। तो दुकान का काम फिर चलने लग पड़ा अच्छा। तो फिर वैसे ही चहल पहल, पर अब हम दोनों छत पे नहीं मिल सकते थे क्योंकि सलीम तो दुकान संभालता था। फिर भी मैं उसकी मम्मी के पास अब सीधा डायरेक्ट ही चली जाती थी। कबाब लेके जाती थी, कभी चाय लेके जाती थी, इधर मैं अपने पापा का भी ख्याल रखती थी। तो आंटी भी आ जाती थी हमारे घर में। ऐसे ठीक चलता रहा सब कुछ। फिर उसके बाद में मेरे पापा का फ्रैक्चर भी, ऐसा भी टाइम आया जब मेरे पापा का प्लास्टर खुला। जो फ्रैक्चर था उसको मतलब देखा डॉक्टर ने कि अब ठीक है पैर। उनको बोला कि धीरे धीरे चलना है। तो पापा ने धीरे धीरे मूवमेंट शुरू किया पैर का। उसके बाद में पापा मतलब धीरे धीरे पूरा अच्छी तरह रिकवर हो गए।
चलने लग गए तो दुकान पे भी बैठने लग गए। अब बेचारा जो सलीम था वो वापस घर चला गया, क्योंकि दुकान तो पापा संभाल रहे थे। पापा ने फिर एक दिन उसको बुला के पूछा, कहते बेटा बताओ कितना मतलब आप लोगे, इतने दिन आपने बैठे हो, इतने महीने बैठे हो, मैं महीने के हिसाब से पेमेंट लगाऊं तो आप बता दो, नहीं तो मैं लगा देता हूँ। कहते मैं 15,000 लगा दूँ क्योंकि आपने 2 दुकानें संभाली हैं। सलीम कहता मुझको पैसे नहीं चाहिए। पापा को बड़ा ही गुस्सा आया। पापा कहते देखो दूंगा तो मैं, बताओ आप बताओ। बस इसी में बात छिड़ गई। ना पापा मान रहे थे ना सलीम मान रहा था। फिर सलीम उठ के चला गया। बस पापा को बड़ा गुस्सा आया। पापा कहते देखो पेमेंट नहीं लेके गया, लेकिन कहते पेमेंट तो मैं इसको देकर ही रहूँगा। फिर दिन बीते थोड़े 2-4, फिर मेरी दीदी आई। फिर मैंने दीदी को मतलब सीधा तो नहीं बताया, मैंने धीरे धीरे कि दीदी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो सलीम ने दुकानें दोनों संभाली। तो मैंने मतलब बात कर ही रही थी, मैंने कहा क्या करूं मैं, बताओ। पापा तो ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ तू दुकान बाद में संभाल ही लेगी। अब मैं कैसे ऐसे लड़कों वाले काम मैं कैसे कर सकती हूँ, हमारे तो एरिया में ऐसे ऐसे लोग हैं। कि दीदी कहती कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। फिर दीदी ने पापा से बात करी तो कहती देखो पापा, लड़कियां तो ये काम नहीं कर सकती ना, आपने खुद ही देख लिया ना अपनी आँखों से। पापा ने उधर मुंह करके बोला हाँ मैंने देख लिया। तो दीदी कहती फिर कहती इसकी शादी के लिए भी बात करो ना, अभी कितना, मैं 32 साल की हो गई थी तो अभी तक कहीं पर मेरे लिए कोई लड़का ही नहीं देखा था। कहते हैं ना कि एक ही देखा हो वही बहुत है। पापा ने एक भी नहीं देखा था। तो बस फिर दीदी ने बड़ा जोर लगाया। तो पापा कहते हाँ तू ही लड़का देख ले, अगर तेरी नज़र में हो तो बता मुझको, मैं उसी के साथ इसकी शादी करा देता हूँ। फिर दीदी कहती है कि देखो एक ही शहर में अगर हम रहें तो ज़्यादा अच्छा है। डैडी कहते हाँ ये बात तो बिल्कुल, पापा कहते बिल्कुल सही बात है। तो दीदी कहती देखो मैं नहीं मानती ये धर्म और जात। दीदी कहती ये जो हमारे साथ का सलीम है ये मुझे सही लगता है। मेरे पापा ने उसको बड़े ध्यान से देखा। तो मेरे पापा कहते तू इतनी दूर से सलीम की बात करने आई है। तो दीदी कहती मैं बात सलीम की करने नहीं आई थी पापा, मैं आपका पता लेने आई थी कि आप किस तरीके में हो, कैसी कंडीशन में हो। ऐसा तो ये सब मैंने जब देखा सुना इधर उधर से कि घर में ये सब हुआ है तभी बात कर रही हूँ। पापा को मनाना बहुत मुश्किल था। अभी इतनी बहस करने के बाद में थोड़ा पापा एग्री हुए थे शादी के लिए, पर जिस तरीके से दीदी ने एकदम ही सलीम की बात छेड़ दी तो पापा तो एकदम ही गुस्से में आ गए। कोई बात नहीं, फिर दीदी ने मतलब ऐसे ही हमारे घर में रही थोड़ी, मतलब दिन बीतते गए। तो फिर दीदी ने एक शाम बोला, कहते मैं देखो पापा, सलीम इतना घर के पास रहता है, नेबर है, कि बिंदु जब मर्जी हमारे घर में आ सकती, जब मर्जी आपको आके देख सकती है। एक तरह से वो वहाँ पर भी रहेगी यहाँ पर भी रहेगी। पापा कहते हाँ ठीक है। फिर कहती है मैं बात चलाऊँ उसकी मम्मी से। पापा ने बड़े ध्यान से उसको देखा। कहते जल चला देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, हम हिंदू हैं तो कहते वो भी तो मुसलमान हैं, वो क्या बोलते हैं मैं ज़रा देखता हूँ। तो दीदी गई शाम को, बड़े तैयार होके बड़ी अच्छी सी बन के गई दीदी। तो दीदी ने सलीम की सबसे पहले मम्मी पापा दोनों को बिठा के बात की कि हाँ हम बिंदु के लिए सलीम का रिश्ता चाहते हैं। तो उसकी मम्मी कहती सलीम खुद क्या बोलता है। सलीम बैठा हुआ था, सलीम ने कुछ नहीं बोला, नीचे मुँह कर लिया। तो फिर उसके पापा बोलते कहते हम तो मुसलमान हैं। तो मैंने कहा देखो मेरे पापा ने भी अब तक ऐसे ही रखा मेरी बहन को कि ये हम लोग हिंदू हैं मुसलमान हैं। मैंने कहा कम से कम आप तो ये बात ना करो कि मतलब दीदी बोलती आप तो ये बात ना करो कि सलीम की देखो उम्र कितनी हो गई है, इसकी भी देखो उम्र कितनी हो गई है, अब 30 साल से भी ऊपर जा रहे हैं ये लोग, अभी नहीं शादी कराएंगे तो 50 साल में कराएंगे। तो अंकल फिर चुप हो गए, क्योंकि अंकल ना लेडीज़ की बात जो है ना वो कभी आगे नहीं बोलते थे। तो अंकल चुप हो गए, अंकल ने कुछ नहीं बोला। तो आंटी बोलती हमें तो कोई मतलब ऐतराज़ नहीं है, आप अपने पापा से पूछ के बताएं कि हम लोग कब आएँ बात करने, ये बताओ। बस दीदी आ गई। पापा आते दीदी से पूछते हाँ भाई बता उधर जाके क्या बात हुई। तो दीदी ने साफ बोल दिया, कहते उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो तो कह रहे थे हाँ हम बात करने कब आए आप बताओ। तो पापा कहते जब मर्जी आ जाओ, चाहे कल शाम का ही रख लो। फिर दीदी उसी टाइम उठी और उनके घर जाके आंटी को बोलती कल शाम को आप आ जाना बात करने। तो अब सच बताऊं तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या बात होएगी, क्योंकि इतने साल तो डैडी ने कुछ किया नहीं, पापा ने कुछ किया नहीं, अब पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद में जो
मतलब टाइम आया फिर उनके आने का, तो मैंने सारा कुछ मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, शाही कबाब रखे, चाय भी रखी। मैंने कहा जो उनको पसंद होगा वो खाएंगे पिएंगे, सब कुछ रखा। खुद भी मैं जल्दी से तैयार हो गई। तो मैं क्या तैयार होती, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी सच बताऊं तो। ऐसे तो दुल्हन तैयार होती है, लेकिन फिर भी मेरी दीदी ने मुझे ना नेकलेस वगैरह पहनाया, बड़ा अच्छा बना दिया। मैं कहा दीदी मैं कहाँ पार्टी में जा रही हूँ। दीदी कहते कम से कम कुछ तो बन जा आज, पहली बार तुझे कोई देखने आ रहा है। मैंने कहा हाँ शायद मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है ना तभी। उसके बाद में मुझको मतलब चाय दी दीदी ने, कहते जाके दे के आ। फिर मैं उनके सामने जब गई चाय देने के लिए तो बड़े खुश हुए, कहते कितनी सुंदर लग रही है, आज तक कहते ऐसी बनी नहीं थी हमारे सामने, सचमुच आज बहुत सुंदर लग रही है। उसकी मम्मी ने मुझे अपने पास बिठा लिया। पापा भी बोलते, पापा कहते नहीं हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है कि धर्म का, हम लोग जानते हैं आप लोग इसको मुस्लिम बना लोगे। वो लोग उन्होंने मतलब अंकल ने और आंटी ने एक स्माइल दी, तो बस उधर ही रिश्ता पक्का हो गया। तो पापा कहते कि अब बताओ कि हम लोग शादी कराएं कि आप लोगों का निकाह कराएं। तो मेरी मम्मी मतलब उनकी मम्मी बोलती है, कहती है कि आप लोग यहाँ से शादी कराओ, कि मतलब इस घर में आप लोगों के तरीके से होगा सब कुछ। तो जब ये उस हमारे घर में आ जाएगी तो हम लोग निकाह कराएंगे। सब मान गए इस बात पे, बड़े खुश हुए कि हाँ बड़े तरीके से दीदी ने मतलब आंटी ने बात ऐसी करी कि हाँ हमारा भी लिहाज हो जाए और उनका भी। तो उसके बाद मतलब हमारे घर में लेडी संगीत वगैरह सब हुआ। उसमें जो मेरी फ्रेंड थी शमा की बहन, सॉरी सलीम की बहन शाहीन भी आई उसमें। तो मैंने सलीम को भी बुला लिया, मैंने कहा तू भी आ जा। बस हम लोगों ने बड़ा ही मिलकर डांस किया। तो मोहल्ले के जितनों ने हमारे से लड़ाई की थी ना, उन्होंने भी हमसे सॉरी मांगी और मेरी शादी पे सब लोग आए फिर। तो यहाँ पर जो हमारी बिल्कुल हिंदू रिवाज से शादी हुई। और जब मैंने उधर पैर रखा, लाल जोड़े में मैंने लाल जोड़ा लहंगा पहना हुआ था, तो उधर उन्होंने जाते ही सबसे पहले मेरे को मेकअप रूम में लेके गए। उन्होंने बिल्कुल हरा जो जोड़ा होता है मुसलमानों का, उन्होंने वो मुझे पहनाया। तो उससे पहले शादी से पहले इन्होंने मुझको मतलब एक रस्म सी उन्होंने पता नहीं ऐसे ही बुलवाया कि आप मुस्लिम हो, ऐसे करके मुसलमान बनोगे। मैंने कहा हाँ बनेंगे, ऐसे करके फिर इन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया। फिर मैंने बोला कबूल है कबूल है कबूल है, और बड़े मतलब जब कबूल है बोला ना इधर पर्दे के पीछे, वहाँ पर सारे लड़के इतनी ज़ोर से चिल्लाए, वो सब मुस्लिम थे, पता नहीं ऐसे रिवाज होगा इनका। तो और हम लोग मतलब बड़ी खुशियाँ सी हमने मनाई। तो शादी के बाद सलीम कहता अब मैं तुझको बताऊंगा ये फ्रेंच किस क्या होती है और उस टाइम सचमुच उसने मुझे बताया कि ये फ्रेंच किस क्या होती है। तो इस तरीके से हमारी शादी में बड़ी मुश्किलें आई, बड़ी मुश्किल से हमारी शादी हुई। और फिर उसकी शादी के बाद सच बताऊं तो मेरा जो था घर भी यही था मेरा और ससुराल भी मेरा यही था। तो घर इतनी पास था कि मैं 2 कदम चल के पापा को देखाती थी और 2 कदम चल के इस घर में आ जाती थी। छत पे भी मैं जाती तो छत टाप के कभी मैं अपने घर में चली जाती, कभी इधर आ जाती। मेरे को तो लग रहा था मैं अपने ही घर में हूँ। बड़ा अच्छा तरीके से हमारा मतलब ऐसे शादी हुई और हम लोगों ने मतलब बड़े अच्छे तरीके से रहे। तो कॉम्प्लिकेशंस जो आई वो सब आपको बताई है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। आई होप आपके आसपास हमेशा प्यार का माहौल रहे, आपके लव वंस, आपके डियर वंस, आपके नियर वंस हमेशा आपके साथ रहें, आपके ऊपर प्यार की हमेशा बारिश हो और हमेशा गॉड आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से ब्लेस करता रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। वंदे मातरम। जय हिंद।